गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज हम लोग लेक्चर 7 करने वाले हैं। लेक्चर 7 इसके पहले हम लोगों ने 6 लेक्चर कर लिए हैं अभी तक, ठीक है। और कल हम लोगों ने काफ़ी स्कीम्स देखी, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, ऐसे करके बहुत सारे स्कीम्स देखे, ठीक है। तो आज हम लोग को पढ़ना है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। हाँ, और उससे पहले जो टारगेट दिया गया ग्रुप में उसको आज कंप्लीट कर लेना 9 PM के अराउंड। उसके बाद आपका टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये टारगेट कंप्लीट कर लेना, उसके बाद ही करना। ओके, तो चलते हैं। आज सबसे पहले टॉपिक लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यूनिट है। यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन ऑफ लेबर कोड। अभी रिसेंटली न्यूज़ में यूपी नोएडा का केस आ रहा, ठीक है। तो वहाँ पे जो वर्कर्स है वो सैलरी हाइक के लिए वहाँ पे धरना दे रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये सब लेबर कोड, लेबर लॉ, ये सब इसलिए भी बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे पहले क्या होता था कि पहले लगभग 29 डिफरेंट लेबर लॉज थे, ठीक है, जो कि क्या था, कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। और बहुत सारा लॉ ऐसे थे जो एक दूसरे से ओवरलैप करते थे, ठीक है, और उसको इंप्लीमेंट करना भी मुश्किल होता था। तो इसीलिए रिसेंटली जो है ये 4 लेबर कोड को फोर्स में लाया गया, ठीक है। अब यहाँ देखो लिखा हुआ है दीज कोड्स आर द कोड ऑन वेजेस। कौन कौन सा है? तो सबसे पहले है कोड ऑन वेजेस 2019, ठीक है। सेकेंड है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। थर्ड कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। फोर्थ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, ठीक है। तो बेसिकली ये 4 लेबर कोड लाएंगे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ दिस कोड्स कंसोलिडेट 29 एग्जिस्टिंग सेंट्रल लॉज। अब क्या लॉ फ्रेमवर्क है इसको लेके? तो सबसे पहले बोलता हूँ कंकरेंट जुरिस्डिक्शन को लेकर बता रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? तो बता रहा है कि लेबर इज इन कंकरेंट लिस्ट। इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहला पॉइंट नोट करना कि लेबर क्या है, कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है अंडर 7 शेड्यूल। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि किस शेड्यूल में ये लिस्ट मेंशन है, तो ये 7 शेड्यूल। अब आगे चलते हैं। लेबर फोर्स ओवरऑल लेबर फुल पार्टिसिपेशन रेट ऑफ फॉर 2024 वाज 59.6% विथ 90% ऑफ वर्कर्स इंगेज्ड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। अब अगर देखो, अगर ऐसे एग्जाम्पल हम समझना चाहें तो इसको अगर सिंपल फॉर्म में समझना है तो जैसे कि जो मेन प्रोविजंस है, जैसे कि कोड ऑन वेजेस, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि क्या से रिलेटेड होगा, वेज से रिलेटेड होगा। तो बेसिकली एक यूनिवर्सल मिनिमम वेज रखा गया, सारे सेक्टर को कवर करता है। एक फ्लोर वेज सेट किया गया, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ पे क्या बात किया गया, इक्वल पे फॉर मेन एंड वुमेन। दूसरे चौथे पॉइंट टाइमली पेमेंट ऑफ बेसिस, ठीक है। जैसे कि पहले क्या होता था कि एक कंस्ट्रक्टर वर्कर मतलब जो बिहार का है और दिल्ली का है उसको डिफरेंट प्रोटेक्शन दिया जाता था और डिफरेंट टाइप ऑफ पेमेंट्स होते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया कि मिनिमम वेज स्ट्रक्चर ये कर दिया गया, बना दिया गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। In 2023-24, 64.33 crore people were employed in India with 41.7% female LFPR, ठीक है। लेबर फोर्स में 41.7% फीमेल का रोल था। अब आगे चलते हैं। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। ये बेसिकली कुछ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जैसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ये प्रोटेक्ट करेगा और सेफगार्ड करेगा इंटरेस्ट ऑफ वर्कर को। फिर लेबर ब्यूरो पब्लिश इन्फॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, क्लोजर, रिट्रेंचमेंट, लेज ऑफ वेजेस, ये सब को लेकर लेबर ब्यूरो ये करेगा। फिर है चीफ लेबर कमीशन, प्रिवेंट एंड सेटल्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, एनफोर्स लेबर लॉज, ये सब चीफ लेबर कमीशन का काम है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। ये क्या करेगा? अंडर द एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस ऑफ एक्ट 1948 इट इंश्योर्स एम्प्लॉय अगेंस्ट सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट एंड डेथ ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी एंड प्रोवाइड्स मेडिकल केयर टू इंश्योर्ड पर्सन। नाम में ही इंश्योर्ड, ठीक है, इंश्योरेंस का बात कर रहा है। फिर आगे चलते हैं ईपीएफओ को लेकर। अंडर ईपीएफओ एक्ट 1952 इट मैनेजेस द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952, ठीक है। अब कुछ इसको लेकर की टर्म्स लिया गया। की टर्म्स जैसे कि ले ऑफ सुन रहे होंगे अभी रिसेंटली बहुत सारे कंपनी ले ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ओरेकल हो गया, ये सब ले ऑफ कर रहे हैं। तो क्या है ले ऑफ? तो जैसे यहाँ दिया ले ऑफ व्हेन एम्प्लॉयर टेम्पररी कैन नॉट प्रोवाइड वर्क टू ए वर्कर फॉर रीजन सच एज शॉर्टेज रॉ मटेरियल, नेचुरल कैलेमिटी, इटीसी, ठीक है। ले ऑफ किसको कहते हैं? कि जब कोई एम्प्लॉयर टेम्पररी कैन नॉट प्रोवाइड वर्क नहीं दे सकता, ठीक है, वर्कर्स को। कोई भी रीजन हो सकता है उसके लिए। जैसे एआई का फियर है, ठीक है, बहुत सारा काम एआई कर देता है, तो जो ह्यूमन रिसोर्स उसके लिए इस्तेमाल होता था उसको फायर कर देते हैं, ठीक है। तो इसी को करें ले ऑफ। फिर आता है रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट रेफर्स टू द टर्मिनेशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ वर्कर फॉर एनी रीजन अदर देन डिसिप्लिनरी एक्शन, ठीक है। रिट्रेंच मतलब क्या होता है? ये बेसिकली सब टर्मिनेशन से रिलेटेड बात कर रहा है। वो तो रेफर्स टू टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस ऑफ वर्कर फॉर एनी रीजन अदर देन डिसिप्लिन, मतलब ये डिसिप्लिनरी नहीं होता, उसको छोड़ के अगर टर्मिनेट करते हैं तो रिट्रेंचमेंट हो गया। फिर क्लोजर क्या हो गया? रेफर्स टू द परमानेंट शटिंग डाउन ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट और अंडरटेकिंग। कोई बंद कर दे रहा, कंपनी बंद कर दे रहा, क्लोजर हो गया उसका, ठीक है। अब जैसे ये की टर्म है फिक्स टर्म एम्प्लॉइज, रेफर्स टू वर्कर एम्प्लॉयड फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट साइंड, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ना, जैसे कि अभी मान के चलो कि बिहार में आईसीडीएस के थ्रू सुपरवाइजर और ये लोग का बेसिकली क्या है, सुपरवाइजर वगैरह का बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बनाया गया कि जब तक जरूरत है तब तक उनका इस्तेमाल किया जाएगा, सारे उनके सर्विसेज का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो फिर वो आगे उनको ले ऑफ कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज व्हेन ए वर्कर इज एंगेज इन एस्टैब्लिशमेंट थ्रू ए कॉन्ट्रैक्ट और इंटरमीडिएटरी रादर देन बीइंग डायरेक्टली ऑन द पेरोल ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, ठीक है। ये भी बात हो गई, समझ गए, ऊपर ही समझ गए। फ्लोर वेज क्या बोलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बेंचमार्क सेट टू इंश्योर मिनिमम सब्सटेंसेंस लेवल अक्रॉस टू द कंट्री बिलो विच स्टेट मिनिमम वेज कैन नॉट फॉल, ठीक है। मतलब एक फ्लोर है, ठीक है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए प्राइस, ठीक है। जैसे 100 रुपीज फ्लोर है तो उसके नीचे आप पे नहीं कर सकते, 80 रुपये पे कर सकते, 120 पे कर सकते, लेकिन 80 पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया फ्लोर वेज। अब आगे चलते हैं कोड ऑन वेजेस 2019। अब ये क्या बात कर रहा है? कोड ऑन वेजेस 2019 बोलता है कि इट कंसोलिडेट 4 लॉज रिलेटिंग टू वेजेस एंड रिम्यूनरेशन। क्या कर रहा है? टू स्टैंडर्ड वर्कर्स, जो चीज मैंने आपको बताया कि मिनिमम वेज का बात करेगा, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम वेज का बात कर रहा है, ठीक है। और दोनों चीज के लिए, बोथ ऑर्गेनाइज्ड नॉन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दोनों के लिए। फिर बोलता है क्राइटेरिया फॉर वेज फिक्सेशन लाइक स्किल लेवल्स, ज्योग्राफिकल एरिया, जॉब कंडीशन सच टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और हैजार्डस एनवायरनमेंट, ये सब भी क्राइटेरिया होगा वेज फिक्सेशन का, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा रिस्की जगह पे जॉब करे तो वहाँ पे थोड़ा सैलरी ज़्यादा होगा। फिर बोलता है इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लोर वेज, स्टैट्यूटरी फ्लोर वेज शैल बी सेट बाय द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड विद स्कोप फॉर रीजनल वेरिएशन, ठीक। कंपनसेशन मैंडेट्स टाइमली पेमेंट एंड प्रोवाइड फॉर ओवर टाइम कंपनसेशन एटलीस्ट 2 weeks टू द नॉर्मल रेट। अब आज जाके न्यूज़पेपर पढ़ो या तो न्यूज़ पे देखो, आप जब देखोगे कि नोएडा का जो अभी चल रहा है सीन, तो नोएडा के सीन में देखना कि बहुत लोग को बोलते सुनोगे कि डबल शिफ्ट जब करते हैं, एक्स्ट्रा शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा शिफ्ट में हम लोग को ओवर टाइम में हम लोग को उसका 2x नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये भी एक बात होगी। बोलता है सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन की डेफिनेशन लाइक वेजेज एम्प्लॉइज अक्रॉस द इंटायर लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, ये बात हो गया, ठीक है।
अब नेक्स्ट जैसे दिया हुआ है द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, अभी इसको आप खुद से पढ़ो, ठीक है, लेकिन अगर इन शॉर्ट अगर इसको समझना चाहो तो बेसिकली क्या करता है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ये बेसिकली ना एक डेफिनेशन बना रहा है, डिफाइन हायर एंड फायर रूल्स, ठीक है, हायर एंड फायर रूल्स। जैसे कि बात करें अब जैसे ना इसमें क्योंकि हम लोग पास टाइम कम है, लेकिन अगर इसको अच्छे से समझना चाहोगे ये पॉइंट को, तो जैसे ये बोल रहा है ना कि ट्रेड यूनियंस को लेकर 51% रूल है, ठीक है। तो ये रूल क्या कहता है कि अगर कोई एक यूनियन है उसके पास 51% वर्कर है, ठीक है, तो वही सोल नेगोशिएटिंग यूनियन बनेगा किसी भी डिस्प्यूट को लेकर, ठीक है। लेकिन अगर मल्टीपल्स यूनियन है कोई भी फैक्ट्री में, तो जिनके पास 20% मेंबर होगा, ठीक है, उनका नेगोशिएटिंग काउंसिल बनता है। जैसे कि समझो कि फैक्ट्री में 100 वर्कर्स है, ठीक है, 100 वर्कर्स है, यूनियन ए के पास 60 मेंबर है, तो ये मेन नेगोशिएटर हो गया, ठीक है। और अगर कोई भी 51% नहीं है तो वो मल्टीपल यूनियन मिलकर बात करेगा, ठीक है, ऐसे बात करते हैं, इसका काम है, ठीक है। फिर एक चीज़ है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को लेकर, तो बोलता है कि अब यहाँ पे ना ये चीज़ बोलता है कि बेसिकली ये सब चीज़ को लेकर डिस्प्यूट भी है, मतलब कि कुछ लोग का है, कुछ लोग का कुछ है। जैसे कि यहाँ पे बोलता है कि वर्कर्स को परमानेंट जॉब के बिना फिक्स टाइम के लिए फिक्स टाइम पे कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लेता है, ठीक है, फिक्स टाइम पे। जैसे मान के चलो कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का लाइक कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, ठीक है, अब किसी को 1 साल के लिए हायर कर लिया, ठीक है, 1 साल के लिए बेसिकली हायर हो गया, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट दे दिया, ठीक है। इससे बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं रहता, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी सैलरी वगैरह सब सेम मिलेगा तुमको जैसे बाकी एम्प्लॉइज को मिलता है, लेकिन तुम्हारा जॉब सिक्योरिटी आपका ये अगर वो कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हुआ, ठीक है, जो टारगेट ये बनाना है वो अगर बन गया तो वहाँ पे आपका जॉब खत्म, ठीक है। तो बेसिकली गवर्नमेंट का भी इसको लेकर आर्गूमेंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, एक्सपेंडेड वर्कर डेफिनेशन, ठीक है। अब कौन वर्कर है ये सब चीज़ को लेकर, जैसे कौन कौन वर्कर है, जैसे सेल्स प्रमोशन स्टाफ, जर्नलिस्ट, सुपरवाइजरी स्टाफ, ठीक है, जिसको 18,000 तक सैलरी मिलता है, ये सब एक्सपेंडेड वर्कर का डेफिनेशन आता है, ठीक है, एक्सपेंडेड वर्कर का डेफिनेशन। फिर आगे चलते हैं कि रिट्रेंचमेंट थ्रेशोल्ड या ले ऑफ को लेकर जो बात कर रहा है, अप्रूवल लिमिट रेंज फ्रॉम 100 to 300 वर्कर्स, ठीक है। अब 300 तक वर्कर्स वाली कंपनी को क्या कर दिया, गवर्नमेंट परमिशन के बिना ले ऑफ अलाउड है, ठीक है। मतलब कि देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सोचोगे तो समझ आएगा चीज़, ठीक है, जो मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब कुछ ब्रॉडर डेफिनेशन इंडस्ट्री को लेकर भी इसमें दिया, रीस्किलिंग फंड बनाया गया, ठीक, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए भी बनाया गया यहाँ पे, ठीक। तो ये सब बात करता है, जैसे इंटरनल ग्रीवेंस रेड्रेसल कमेटी बनाया गया, ऐसे करके, ठीक। अब आगे चलते हैं द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ये तीसरा हम लोग देख रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी को लेकर बात कर रहा है। तो बोलता है कि इनकॉर्पोरेट्स 9 एग्जिस्टिंग सोशल सिक्योरिटी, जो पहले के लॉ थे उसको इनकॉर्पोरेट करिए। अब इसमें क्या करता है, तो यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी मतलब क्या हुआ, सोशल सिक्योरिटी मतलब ये बेसिकली क्या करना चाह रहा है कि जैसे मान के चलो कि किसी को भी लेकर कोई भी वर्कर है, ठीक है, अगर मान के चलो कि कल के डेट में उसको काम करते हुए वो किसी तरह से भी जख्मी हो गया, ठीक है, तो उस केस में उसको किस तरह का सोशल सिक्योरिटी मिल, लाइक किसी तरह का इंश्योरेंस है कि नहीं उसके पास, ठीक है, कुछ उसके लिए कॉर्पस है कि नहीं उसके पास, तो ये सब होती है सोशल सिक्योरिटी, ठीक। जैसे कुछ स्कीम सोच के देखो कि क्या सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो सकती है, सोच के देखो, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये सब क्या सोशल सिक्योरिटी, ठीक। तो अभी यहाँ पे बात कर रहा है कि हर वर्कर को सिक्योरिटी देना, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल, चाहे गिग वर्कर हो, गिग बोले तो जोमेटो, स्विगी, ये सब में जो काम कर रहा है ये सब गिग वर्कर है, ठीक है, ये सबको कवर करने की कोशिश करना, ठीक। पहली बार ऐसा हुआ है कि गिग वर्कर को इसमें जोड़ा गया, ठीक है, ये सब किया, ठीक। तो ये बात करता है। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या, एक्सपेंडेड ईएसआईसी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कवरेज, ईएसआईसी नाउ अप्लाइज टू पैन इंडिया मीटिंग द क्राइटेरिया ऑफ नोटिफाइड एरिया, ठीक है, पैन इंडिया में अप्लाई हो गया ये चीज, कवर्ड वुड बी मैंडेटेड फॉर हजार्डस ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड टू प्लांटेशन वर्कर्स, इनफॉर्म डिफिनेशन ऑफ वेजेस, ठीक है, वेज का इनफॉर्म डिफिनेशन बना दिया गया, नाउ इंक्लूड बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस एंड रिटेनिंग अलाउंसेस, ठीक है, ये सब लाया गया उसके अंदर। अब आगे चलते हैं, तो बेसिकली क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या जैसे 50% ऑफ टोटल रिमिटेंस शैल बी एडेड बैक टू द कंप्यूट वेजेस इंश्योरिंग कंसेंट, मतलब टोटल से लेकर एटलीस्ट 50% वेज है, ठीक है। अब ये बात कर रहा है। फिर आगे पीएफ ग्रेजुएटी कैलकुलेशन स्टैंडर्ड हो गया, बेनिफिट से क्या होगा, एम्प्लॉय को लॉन्ग टर्म बेनिफिट इससे मिलेगा, ठीक है, ये बात किया गया। फिर आगे चलते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। अब बेसिकली सब भी जितना भी देख रहे हैं अभी सब में ऐसा ही है, मतलब कि कुछ पॉइंट बहुत कम ऐसे पॉइंट है जिसको ध्यान रखने के लिए होता है, लेकिन चूंकि एक बार जब सबको पढ़ोगे तो तुमको ध्यान में रहेगा क्या इसमें ये इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें गिग वर्कर, इसको पहली बार जो आगे गिग वर्कर, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से आगे देते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। अब इसमें जैसे ये क्या है, ये बेसिकली देखो यहाँ पे 13 सेंट्रल लॉ को इनकॉर्पोरेट किया, इसमें बहुत सारा चीज़ है, जैसे सेफ्टी को लेकर, हेल्थ को लेकर, वर्किंग कंडीशन को लेकर, ये बेसिकली कोड बना है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्योंकि ये सब किस लिए किया जा रहा है, ताकि वर्कर का सेफ्टी वगैरह को कॉम्प्रोमाइज ना हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक बात बोला है कि इसका की प्रोविजन क्या है, तो जैसे यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पहले क्या होता था, पहले 5 अलग तरह का लाइसेंस लेना पड़ता था, अब इसके जगह पे एक लाइसेंस कर दिया गया, ठीक है, मतलब कि 10 प्लस एम्प्लॉय वाला जो भी फर्म है उसको सिंगल रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है, ये बात हो गया। फिर बोलता है एक्सटेंशन टू हजार्डस वर्क, वो भी हजार्डस वर्क को लेकर एक्सटेंशन दिया गया, ठीक, मतलब एक्सटेंशन किया गया। अब आगे चलते वाइडर डेफिनेशन ऑफ माइग्रेंट वर्कर का भी वाइडर डेफिनेशन दिया गया। अब कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आया वर्कर भी माइग्रेंट वर्कर के ये डेफिनेशन में, ठीक है, जो सेल्फ माइग्रेट कर रहा है वर्कर वो भी इसके डेफिनेशन में आता है, ठीक। जैसे बिहार से दिल्ली को आया कॉन्ट्रैक्टर वर्कर तो वो भी कवर होता है, जैसे ये सब कोविड के टाइम पे बेसिकली माइग्रेंट के रूप में हाईलाइट हुआ था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट करता है। फिर वुमेन एम्प्लॉयमेंट को भी लेकर बात किया गया कि वुमेन को अलाउ किया गया नाइट शिफ्ट के लिए 7 PM to 6 AM, लेकिन उसमें सेफ्टी और कंसेंट दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे बीपीओ वगैरह को आईटी कंपनी है वो नाइट जॉब के लिए करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना था वो मैंने अलाउ कर दिया गया इसके थ्रू। फिर आगे चलते हैं नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया, ये सब बात हो गया। फिर इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट सेफ्टी कमेटी बनाना, इसमें दिया टू बी कंसिडर्ड फैक्ट्रीज विद 500 प्लस वर्कर, ठीक है, सेफ्टी कमेटी वहाँ बनेगा जिसके पास 500 प्लस वर्कर है। फिर कंस्ट्रक्शन यूनिट जिस पर 250 से ज़्यादा वर्कर वहाँ पे सेफ्टी कमेटी बनना जरूरी है, एंड माइंस के लिए 100 प्लस दिया हुआ, ठीक। अब ऐसे करके ये पूरा बताया हुआ, ये हो गया फाइनली चारों कोड कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब आगे चलते हैं रिवैम्प्ड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है। अब यहाँ पे रिवैम्प्ड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है,
बोलता है एनएसओ रिलेट की एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर फॉर जनवरी दिसंबर से दिसंबर 2024 अंडर पीएलएफएस। ठीक है, बेसिकली कि ये जो पीएलएफएस है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, तो बेसिकली कोई सर्वे होगा, ठीक है, किसका, लेबर फोर्स का, और ये कब करवाया था, पीरियोडिक लेवल पे, लाइक जनवरी से दिसंबर 2024। तो यहाँ पे बता रहा है कि एनएसओ इसको रिलीज किया, तो यानी कि कौन इसको पब्लिश करता है पीएलएफएस डेटा को, तो एनएसओ करता है सबसे पहला पॉइंट। कंडक्टिंग एजेंसी एनएसओ है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन मोस्टली। ठीक है, अब यहाँ पे दिया मेन पर्पस उनको समझ में क्या करता है, डेटा निकालता है कि कितना एम्प्लॉयड है कितना अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार और रोजगार वाले का डेटा निकालता है। ठीक, अभी न्यूज़ में रिसेंटली इसलिए था क्योंकि जनवरी से दिसंबर 2024 तक का डेटा रिलीज किया। ठीक है, जॉब सिचुएशन को एनालाइज किया, तो अब देखते हैं आगे कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो बोलता है टू एस्टिमेट द की एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर इन शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ 3 months फॉर अर्बन एरियाज ओनली इन द करंट वीकली स्टेटस। ठीक है, फिर आ गया टू एस्टिमेट एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर इन बोथ यूजुअल स्टेट, ठीक है, एंड सीडब्ल्यूएस बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज एनुअली। ठीक है, तो मतलब इसको समझना है कि क्या कर रहा है। तो बेसिकली दो मेन काम इसका, एक है शॉर्ट टर्म ट्रैकिंग करना, मतलब क्या, हर 3 महीने में अर्बन एरिया और अब रूरल एरिया भी इसमें इंक्लूड कर दिया। ठीक है, यानी कि करेंटली वीकली स्टेटस निकालना है इसमें, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म ट्रैकिंग भी करना, साल भर का डेटा, मतलब तुम वीकली तो कर ही रहो, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म डेटा भी ट्रैक करके दो। ठीक है, लाइक रूरल अर्बन दोनों का, तो ये बात हो गया। ठीक, अब आगे चलते हैं की टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन पीएलएफएस। कौन कौन सा की टर्म है, लाइक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कितना लोग पार्टिसिपेट कर, कितना रेट पे कितना लेबर फोर्स पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे कितने लोग काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं, ये बेसिकली बताता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। जैसे कि मान के चलो 100 लोग का पॉपुलेशन है, उसमें 60 लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, ठीक है, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो वो क्या हो गया, इसका एलएफटीआर क्या हो जाएगा, 60%, 60 लोग एलएफटीआर का। ठीक है, नेक्स्ट है वर्कर पॉपुलेशन रेट। ठीक, वर्कर पॉपुलेशन रेशो, ये डब्ल्यू क्या, डब्ल्यू इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन पॉपुलेशन। तो बेसिकली क्या यहाँ पे वर्कर पॉपुलेशन का बात कर रहे हैं, पैसा रेशो निकालने का है जिसमें वर्कर का पॉपुलेशन, जैसे इसमें भी एग्जांपल ऐसे ही समझ लीजिए कि 100 लोग है, उसमें 50 लोग एम्प्लॉयड हो गया, तो वो क्या वर्कर पॉपुलेशन रेशो हो गया, ये बेसिकली 50 लोग तो 50% हो गया। फिर बोलता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड इन द पर्सन इन द लेबर फोर्स, मतलब जो लेबर फोर्स में अनएम्प्लॉयड है उसी को कहेंगे अनएम्प्लॉयड रेट। ठीक, जैसे मान के चलो लेबर फोर्स 60 है, ठीक, और उसमें से जॉब नहीं मिला 10 लोगों को, तो अनएम्प्लॉयड रेट कितना हो जाएगा, 10/60, यानी कि 16.66%, 16.66% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया। ठीक, फिर आता है एक्टिविटी स्टेटस। द एक्टिविटी स्टेटस ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टिविटी परस्यूड बाय द पर्सन ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड रेफरेंस पीरियड, मतलब कि वो कितना मेन काम में है, कितना साइड वर्क कर रहा है, वो सब चीज़ को लेकर उसका यूजुअल स्टेटस एक्टिव स्टेटस निकाला जाता है। ठीक, अब ये सब ना सब स्टैटिक में पढ़ना है, सारा स्टैटिक में पढ़ना है। ठीक, तो लेबर फोर्स ये सब सभी स्टैटिक में पढ़ना है, तो यही सब सारा दिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, रिवैम्प पीएलएफएस, बस इसमें जैसे याद करने के लिए कंडक्टिंग एजेंसी कौन है, एनएसओ, इसको लाया कब किया, 2017 में मॉस्की के द्वारा। ठीक है, अब आगे चलता है स्किल इंडिया मिशन। तो स्किल इंडिया मिशन कंप्लीटेड इट्स 10 ईयर माइलस्टोन, 10 साल पूरा हो गया, 2015 में ये आया था स्किल इंडिया मिशन। इसको लाया गया था किस मिनिस्ट्री के अंदर, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका जो इंप्लीमेंटेशन एंड नॉलेज पार्टनर कौन था, तो एनएचडीसी था, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। बेसिकली इंडिया में अस्किल्ड लेबर बहुत कम है, ठीक है, अनस्किल्ड बहुत लोग हैं, तो स्किल बढ़ाने के लिए स्किल डेवलपमेंट मिशन लाया गया, तो ये बेसिकली उसका नॉलेज पार्टनर है एनएचडीसी। अब एनएचडीसी स्टैब्लिश हुआ था 2008 में, एक नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसको बनाया था कंपनी एक्ट 1956 से। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, इट ऑपरेट्स एज ए यूनिक पीपीपी मॉडल अंडर द एमएसटी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर जो काम करता है। ठीक, अब इसका की कंपोनेंट कौन कौन सा है, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएमकेवीवाई, फिर प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम, फिर जन शिक्षण संस्थान जेएसएस स्कीम, ये सब सभी ये इसका की कंपोनेंट है। बेसिकली अब स्किल के लिए प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, तो ऐसा थोड़ी कि डायरेक्ट गवर्नमेंट आके तुमको स्किल ये देगा, तो उसके लिए क्या किया, कुछ पैसा एक जैसे एनएचडीसी करके नॉलेज पार्टनर बनाया, अब उसके अंदर बहुत सारे एजेंसी को हायर किया जो स्किल प्रोवाइड कर सके। तो ये बेसिकली बात हो, अब जैसे ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये स्कीम आया, अब इसके अंदर जो भी कुछ क्राइटेरिया निकाला गया, उस क्राइटेरिया पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को चूज किया गया, कुछ एनजीओज को चूज किया गया, वो सब बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं किसको, लर्नर्स को, स्टूडेंट को। ठीक है, और उसको स्किल प्रोवाइड करते हैं, तो ये बेसिकली इसका बात है, ये भी डिटेल में पढ़ना है। फिर बोलता प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये देखो लिखा हुआ फ्री शॉर्ट ड्यूरेशन स्किल ट्रेनिंग एंड स्किल सर्टिफिकेशन टू यूथ को फ्री शॉर्ट ड्यूरेशन स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके साथ उसको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये 2015 में आता है। फिर जैसे जन शिक्षण सिस्टम, ये क्या करता है, प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग टू नॉन लिटरेट्स, न्यू लिटरेट्स, द स्कूल ड्रॉपआउट्स इन रूरल रीजन में वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये काम है इसका। फिर आता है पीएम नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम, ये क्या करता है, प्रोवाइड 25% ऑफ स्टाइपेंड अप टू 1500 पर मंथ पर अप्रेंटिस टू एक्टिविटी टू बोट अप्रेंटिस एज एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, मतलब जो ट्रेनिंग ले रहा है और जो करवा रहा है वो दोनों के बीच में बढ़ता है। ठीक है, स्टाइपेंड। फिर आगे आ गया दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये क्या पार्ट टू द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एट डाइवर्सिटी टू इनकम ऑफ रूरल पुअर फैमिली एंड कैटर टू कैरियर एस्पिरेशन ऑफ रूरल यूथ। ठीक है, नाम में ही देखो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल, मतलब गाँव में देगा ग्रामीण कौशल योजना का बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंडिया स्किल एक्सेलरेट इनिशिएटिव, ये क्या बात है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लॉन्च्ड इंडिया स्किल एक्सेलरेटर। अब ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए डायरेक्ट आ सकता है क्वेश्चन कि इंडिया स्किल एक्सेलरेटर। ठीक है, ये किसके कोलैबोरेशन से चला गया, इसमें एक स्टेटमेंट भी बना के डाल देगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्लस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। इसका क्या की ऑब्जेक्टिव है, इनेबल एजाइल कैरियर ट्रांजिशन, प्रमोट स्किलिंग स्किलेबल ट्रेनिंग एंड अलाइन एजुकेशन विद इंडस्ट्री नीड्स। आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन विद इंडस्ट्री नीड्स। अब जैसे हम लोग को स्टैटिक पढ़ाया जाता है, ठीक है, मान के चलो 11-12 के सिलेबस है, ठीक है, अब उसमें बहुत जगह पे मैथ्स का क्वेश्चन होता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका रियल लाइफ को यूज़ नहीं, ठीक है, लेकिन वो स्किल वो 11-12 करने के बाद, ठीक है, आगे अगर वो कुछ वैसा करना चाहे, ठीक है, तो वो बेसिकली उनको काम नहीं आ पाता एजुकेशन इंडस्ट्री के नीड के साथ।
तो ये सब बेसिकली अलग से स्किल देने के लिए काम करेगा। ठीक, अब यही बात बोल रहा है। अब आगे चलते हैं पीएम सेतु, प्रधानमंत्री स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईस। ये बात कर रहा है क्या पीएम सेतु, तो बोलता है क्या, अनाउंस अंडर बजट 2024-25 एंड लॉन्च रिसेंटली द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड एज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। बताएं तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब क्या, कि कुछ परसेंटेज फंड का सेंटर देगा, कुछ स्टेट देगा। ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका एम क्या है ये पीएम सेतु का, तो बोलता है पोजीशन एग्जिस्टिंग आईटीआईस एज गवर्नमेंट ओन इंडस्ट्री मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्किल्स इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री। बेसिकली क्या करेगा ये, बेसिकली ये चीज करने का कर रहा है कि जो भी आईटीआईस है इंडिया में, ठीक है, उसको अपग्रेड करके उसको इंडस्ट्री रेडी स्किल्स आप बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे क्या स्किल डेवलपमेंट होगा, जॉब भी मिलना शुरू हो जाएगा, इंडस्ट्री से लिंकेज भी हो जाएगा स्किल का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेतु मतलब ये होता है ब्रिज। ठीक है, ठीक है, दो पॉइंट को जोड़ना। ठीक, जैसे कि एक एम्प्लॉय है, जैसे यहाँ पे वर्कर है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा स्किल है, तो ये इसको ब्रिज करेगा बेसिकली। तो ये बात करता है। और जिस इसके लिए टोटल आउटलेट 60,000 करोड़ रुपये का रखा 5 साल के लिए। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 30,000 करोड़ देगा अपने तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट 20,000 देगा, इंडस्ट्री जो है 10,000 करोड़ रुपये देगा। ठीक है, और इसके लिए इंटरनेशनल सपोर्ट्स भी इसको मिलता है, जैसे एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, ये सभी 50% सेंट्रल शेयर को फाइनेंस करेगा। ये बात है। ठीक, अब आगे जैसे दिया हुआ है कि बहुत तरह का ये मॉडल है इसके अंदर, जैसे हब एंड स्पोक मॉडल, ये सब के थ्रू ही आगे चल के ये आगे प्रोसेस करेगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। मतलब क्या अगर एक लाइन में इसको समझना है कि टीम से तो क्या है, तो आईटीआई का अपग्रेड है प्लस इंडस्ट्री लिंकेज प्लस एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना। ये ठीक है, सेतु मतलब ये चीज़ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अदर की डेवलपमेंट लाइक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। द फाइनेंस मिनिस्टर अर्ज इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट टू वर्क टुगेदर टू बिल्ड द सेटअप ऑफ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। अब जीसीसी क्या, तो इट आल्सो नोन ग्लोबल इन हाउस सेंटर और कैपिटल। जीसीसी आर ऑन ऑफशोर सेंटर स्टैब्लिश्ड बाय ग्लोबल फर्म्स लाइक एग्जांपल आईटी सर्विसेज, आर&डी, कस्टमर सपोर्ट। बेसिकली इसको अगर समझना है कि ग्लोबल ये कैपेबिलिटी सेंटर क्या है, तो इसको अगर समझना है तो जैसे समझ सकते हो कि फॉरेन कंपनी जो इंडिया में काम कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारा चीज़ काम होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होता है। जैसे गूगल का इंडिया का ऑफिस, तो उसमें एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी ब्रांच होगा, फिर एआई रिसर्च का भी होगा, कस्टमर सपोर्ट का भी होगा, और ये सब मिल के ही इसको बोलते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। अब ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इंडिया में कॉस्ट एफिशिएंसी ये चीज़ है। जैसे इंडिया में क्या हम लोग जानते हैं, लेबर चीप मिलता है, ठीक है, तो ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। अगर जो भी कंपनीज का बनता है, फिर टैलेंट ये भी होगा, टैलेंट भी अवेलेबल होता है। जैसे स्किल इंजीनियर होता है, जो स्किल इंजीनियर हो गया, फिर कुछ वैसे लोग हैं जो जिसमें इंग्लिश अच्छे से आता है, ठीक है, तो वो भी इस्तेमाल हो सकता है, लाइक बीपीओ वगैरह में इस्तेमाल होता है। फिर डिजिटल इंडिया ये सब के लिए भी, इस सब इकोसिस्टम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं लिविंग वेज को लेकर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिविंग वेज का कॉन्सेप्ट, जिसमें मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इज डिस्कसिंग लिविंग वेज टू इंप्रूव वर्कर वेलफेयर एंड बूस्ट पार्टिसिपेशन स्पेशली अमंग वुमेन। करंटली स्टेटस मैंडेट मिनिमम वेज ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है कि अभी ना इंडिया में कॉन्सेप्ट है मिनिमम वेज का, लेकिन डिस्कशन हो रहा है लिविंग वेज का, यानी कि लिविंग वेज मिनिमम वेज से अच्छा हो। तो बेसिकली मिनिमम वेज क्या करता है, मिनिमम वेज कहता है कि जैसे कोई भी एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको एक लीगली फिक्स कर दिया कि ये मंथली आपको इतना तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे डिफाइन किया गया कि मिनिमम वेज 1948 में, कोड ऑन वेज 2019, इसके थ्रू कुछ डिफाइन किया गया। मान के चलो 300 रुपये पर डे का एक एग्जाम्पल रखा है कि 300 पर डे तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली क्या होगा, उसका बेसिक खाना वगैरह होगा। ठीक है, मतलब सर्वाइवल बेसिकली इसमें वो हो गया मिनिमम वेज। ठीक है, इसमें लग्जरी वगैरह कुछ नहीं, लग्जरी क्या मतलब बच्चा का एजुकेशन ये सब कुछ भी नहीं है मिनिमम वेज, बस आपको जीने के लिए मतलब डेली जो एक फिक्स कर दिया गवर्नमेंट की तरफ। लिविंग वेज का जो कॉन्सेप्ट है इसमें बोला गया कि मतलब कि ऐसा सैलरी दिया जाए जो वर्कर और उसका फैमिली को एक डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड दे सके, लाइक उसका फूड, हाउसिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब भी उसमें आ सके। ठीक है, और ये बेसिकली कॉन्सेप्ट सपोर्ट करता है इसका ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यही बनाया कि ऐसा लिविंग वेज का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात करता है। जैसे यहाँ पे देखो हम लोग आर्टिकल 43 में ये बात बोलता है, स्टेट शैल इंटीग्रेट सिक्योर लिविंग वेज टू ऑल वर्कर्स बाय सूटेबल लेजिस्लेशन। मिनिमम वेज नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिविंग वेज का बात किया, तो ये इस कारण से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है लिविंग वेज। ठीक है, तो दैट्स इट। ये अभी हम लोग 7th यूनिट कवर कर लिए इसका। अब इसमें 8th यूनिट बच रहा है। ठीक है, 8th यूनिट है 9 और 10, 11 करके होगा 11। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं 8 यूनिट तक ही। ठीक है, नहीं ये 7th यूनिट तक, सॉरी 7th यूनिट तक ही रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग 8th यूनिट को करेंगे। और एक पॉइंट और, एक बात और कि अभी जो हम लोग का टारगेट सीरीज चल रहा है, ठीक है, टारगेट यूपीएससी टारगेट 120, इसका डे 40 चल रहा है हम लोग का। ठीक है, आज डे 40 चल रहा है। तो इसमें अभी हम लोग जो भी टारगेट साइंस का दिया हुआ है, ठीक है, साइंस के साथ साथ अभी हम लोग उसमें ये करंट अफेयर्स का भी पोर्शन देख रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ आज मैथ का सेक्शन आप लोग को नहीं करना था। ठीक है, क्योंकि आज 9:30 बजे से आपका ये 11th टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए 11th टेस्ट के लिए। और जिन लोग को भी परेशानी आ रही है टेस्ट में, तो कोशिश करें कि टेस्ट जब भी बना तो जो भी क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे 1 to 100 क्वेश्चन, ठीक है, अब मान के चलो 1 सही गया आपका, सेकंड सही गया, थर्ड सही गया, 4th 5 गलत चला गया, तो आप ना कोशिश करो कि चूँकि टाइम कम है आपके पास, टाइम कम है, तो इसमें क्या करना है कि आप 4th का जो भी एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ो, और अगर हो सके तो उसका अगर नोट्स बना सकते हो इन शॉर्ट, बहुत शॉर्ट में, तभी बनाओ। अगर नहीं बना सकते तो उसको वहीं पे समझने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि अब अपने पास टाइम बहुत कम है। अब रिवीजन भी आपको बाकी सब्जेक्ट्स को करना है। हम लोग काफ़ी चीज़ उसमें कर चुके हैं, लाइक पॉलिटी पूरा कर चुके हैं हम लोग, पॉलिटी में एनसीईआरटी और उसके साथ लक्ष्मीकांत, ये दोनों हम लोगों ने कर दिया। लक्ष्मीकांत में कुछ स्पेसिफिक सेक्शन था जो बोलते कि इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो ये भी हम लोग ने कर दिया। तो बेसिकली हम लोग का काफ़ी पोर्शन कवर हो चुका है। तो अब बाकी हम लोग नेक्स्ट यूनिट को हम लोग नेक्स्ट डे पे करते हैं। ठीक है।